नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो उथल-पुथल और अराजकता के बीच से पैदा हुआ, सिख साम्राज्य। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक मौका है कि कैसे एक समुदाय बिना किसी पहले से मौजूद राज्य के बिल्कुल जीरो से एक ताकतवर हुकूमत बना सकता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे बिना किसी बने बनाए ढांचे के स्क्रैच से एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। हम यही देखेंगे कि कैसे एक ऐसा समुदाय जो चारों तरफ से खतरों से घिरा था, उसने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक संगठित शासन की नींव भी डाल दी। तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम उस दौर के बिखरे हुए पंजाब को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि योद्धा परिसंघ कैसे उभरे, उसके बाद पंजाब के शेर यानी रणजीत सिंह के दौर की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि साम्राज्य का पूरा खाका कैसे तैयार हुआ और कैसे शून्य से एक राज्य बना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 18वीं सदी के पंजाब की तस्वीर अपने दिमाग में बनानी होगी। ये वो दौर था जब कोई एक सेंट्रल पावर बची ही नहीं थी और पूरा इलाका एक तरह के पॉलिटिकल वैक्यूम यानी सत्ता के शून्य से गुजर रहा था। सोचिए, एक के बाद एक बड़ी ताकतें कमजोर हो रही थीं। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था, ईरान और अफगानिस्तान से लगातार हमले हो रहे थे और तो और पानीपत की लड़ाई में मराठों को भी भारी नुकसान हुआ। इन सब ने मिलकर पंजाब में एक जबरदस्त पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए अब कोई नई शक्ति ही उभर सकती थी। अब जब इतनी उथल-पुथल मची हो तो इसके जवाब में सिखों ने अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने फौजी और सियासी गुटों का एक नेटवर्क बनाया जिन्हें मिसल कहा जाता था, और यही मिसलें आगे चलकर सिख साम्राज्य की बुनियाद बनी। इस पूरे संगठन की जड़ें मीरी पीरी के सिद्धांत में थीं। इसका मतलब बहुत सीधा था, आध्यात्मिक शक्ति यानी पीरी और दुनियावी ताकत यानी मीरी का संगम। इसी सोच ने सिखों को सिर्फ एक धार्मिक समुदाय की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर की तरह एकजुट होने की प्रेरणा दी। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, दल खालसा सभी सिख योद्धाओं की एक मिलीजुली फौज थी जो 12 अलग-अलग आज़ाद गुटों या मिसलों में बटी थीं। हर मिसल का अपना सरदार था, लेकिन जब भी कोई बड़ा खतरा सामने आता तो वो सब सरबत खालसा यानी एक सामूहिक सभा में एक साथ बैठ के फैसले लेते थे। ये आप कह सकते हैं अनेकता में एकता की एक जबरदस्त मिसाल थी। ये जो कोट है, ये उस वक्त की गंभीर हालत को साफ दिखाता है। पंजाब के लोग एक तरफ मुगलों, दूसरी तरफ अफगानों और तीसरी तरफ मराठों के बीच पिस रहे थे। इसी लगातार दबाव और असुरक्षा ने ही मिसलों को एक साथ आने और अपनी रक्षा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी फौज को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये पैसा आता कहां से था? इसका जवाब था राखी सिस्टम। ये एक तरह का प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था। मिसलें गांवों को बाहरी हमलों से बचाती थीं और बदले में गांव वाले अपनी फसल का एक हिस्सा उन्हें राखी के तौर पर देते थे। ये सिर्फ एक फीस नहीं थी, बल्कि ये एक उभरता हुआ टैक्स सिस्टम था जो एक संगठित राज की तरफ पहला कदम था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बाहरी खतरा कम हो जाता है तो मिसलों के बीच आपस में ही खींचतान बढ़ जाती है, और यहीं पर एंट्री होती है एक दूरदर्शी लीडर की, रणजीत सिंह की। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि अगर एक मजबूत और टिकाऊ राज्य बनाना है तो इन बिखरी हुई ताकतों को एक साथ लाना ही होगा। जो एकता कभी बाहरी दुश्मनों के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वो अंदरूनी सत्ता संघर्ष में बदल गई थी। हर मिसलदार अपना असर बढ़ाना चाहता था, और इसी आपसी फूट ने एक ऐसे लीडर के लिए मंच तैयार कर दिया जो इन सबको एक झंडे के नीचे ला सके। रणजीत सिंह ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे हम अधिपति जागीरदार सिस्टम कह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने मिसल सरदारों को मनाया कि वो अपनी अपनी आज़ादी छोड़कर उन्हें अपना सबसे बड़ा लीडर मान ले। सरदार अपने इलाकों पर राज करते रहे, लेकिन अब वो महाराजा के प्रति वफादार और जवाबदेह थे। ये एक ढीले ढाले गठबंधन से एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरफ बहुत बड़ा कदम था। और फिर साल 1801 में ये बदलाव अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। जो कभी एक बिखरा हुआ प्रतिरोध था, वो अब एक संगठित और ताकतवर साम्राज्य बन चुका था। तो रणजीत सिंह ने इस नए साम्राज्य को बनाया कैसे और इसे मजबूत कैसे किया? चलिए उनके कुछ बड़े सुधारों पर नजर डालते हैं। ये तुलना इस बदलाव को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ थी मिसलों की सेनाएं जो गुरिल्ला यानी छापामार लड़ाई में माहिर थीं, दूसरी तरफ थी रणजीत सिंह की खालसा सेना,
एक मॉडर्न, डिसिप्लिन्ड और परमानेंट आर्मी जिसे यूरोपियन तरीकों से ट्रेनिंग दी गई थी। ये एक पारंपरिक लड़ाकू दल से एक प्रोफेशनल आर्मी बनने जैसा था। रणजीत सिंह की कामयाबी का एक और बड़ा राज था उनकी समावेशी सोच। उन्होंने काबिलियत को धर्म से ऊपर रखा। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान, हिंदू और यहां तक कि यूरोपियन सभी को बड़े बड़े पद दिए गए। इस नीति ने न सिर्फ उनके साम्राज्य को मजबूत बनाया बल्कि अलग अलग समुदायों में वफादारी भी पैदा की। अब वफादारी को बनाए रखने के लिए रणजीत सिंह ने जागीर सिस्टम का इस्तेमाल किया। वो अपने वफादार सरदारों को जमीन और उससे होने वाली कमाई का हक दे देते थे। बदले में उन सरदारों को महाराजा को फौजी मदद और अपनी वफादारी देनी पड़ती थी। ये एक बहुत ही कारगर तरीका था जिससे उन्होंने सत्ता को अपने कंट्रोल में रखा। तो आखिर में सिख साम्राज्य की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये स्टेट बनाने की एक असाधारण मिसाल है जो ये दिखाती है कि कैसे घोर अराजकता से भी एक संगठित राज्य जन्म ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि सिख साम्राज्य का उदय किसी एक चीज का नतीजा नहीं था, बल्कि ये धार्मिक प्रेरणा, फौजी अनुशासन और आम लोगों की भागीदारी का एक जबरदस्त मिश्रण था। ये इस बात का सबूत है कि एक मजबूत राज्य बनाने के लिए हमेशा किसी पहले से मौजूद सरकारी ढांचे की जरूरत नहीं होती। और अंत में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सिख साम्राज्य का बनना हमें राज्य या स्टेट के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? क्या कोई राज्य सिर्फ एक औपचारिक ढांचा होता है या फिर ये लोगों की एक साथ मिलकर कुछ बनाने की इच्छा और संगठन का भी नतीजा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।